हेलो दोस्तों, हम आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले हम 2 चीज़ें जो इसके बारे में इतिहास के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत, इतिहास के बारे में कैसे जानें? तो अगर हम देखें प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में या फिर प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में, तो इतिहास के स्रोत मीन कि हम कैसे जाने कि पहले क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था, पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, अकबर बीरबल, जो हम पहले औरंगजेब के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में जानेंगे कि स्रोत क्या क्या है। तो पहले नंबर पर जो देखा जाता है वो स्रोत, वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, इसमें क्या क्या आएगा पहले ये देख लीजिए। पुरातात्विक स्रोत में जो खनन या फिर खुदाई करके हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें मिली हैं, जो अभिलेख अशोक के मिले हैं या फिर कोई भी स्थल मिला है, तो पुरातात्विक स्रोत में आएगा। एग्जाम्पल अभिलेख हो गया, या फिर कोई स्थल हो गया जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हुआ, और बुजकोई का अभिलेख हो गया, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हो गया जो प्रयाग में है, तो पुरातात्विक स्रोत में आ गए। दूसरे नंबर पर आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत यानी कि जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो उस समय के पहले किताबें लिखी गई हैं, जैसे वेद हो गए आपके, या फिर पुराण हो गए, या गौतम बुद्ध द्वारा त्रिपिटक हो गए। ऐसे सारे जो जितने भी ग्रंथ हैं, उनको साहित्यिक स्रोत के अंदर रखा जाता है। और तीसरा नंबर पर आता है विदेशी विवरण। विदेशी विवरण यानी कि विदेशी विवरण का मतलब जो विदेश से यात्री आए हैं, उनके बारे में विवरण। जैसे वेनसांग या फिर फायान, ऐसे मेगास्थनीज हो गए ये सभी। अब हम देखते हैं इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? पहला जो है वह प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब जो ऐसा काल जिसमें अभी हम सिर्फ कुछ पत्थर पाए हैं, औजार पाए हैं, लेकिन उस समय लेखन कला नहीं थी, उसे हम प्रागैतिहासिक काल में बांटेंगे। जैसे पाषाण काल, नवपाषाण काल। इस समय क्या था कि न ही बहुत ज़्यादा खेती थी, कृषि था, न ही कुछ ज़्यादा लेखन थे, न ही ज़्यादा बोलचाल थी, भाषाएँ थी। इसलिए हम प्रागैतिहासिक काल में इसे रखते हैं कि सिर्फ़ कुछ औजार मिले हैं बस, और कुछ नहीं, कुछ वस्तुएँ। और आद्य ऐतिहासिक काल में कि हमें जो मिली तो हैं वस्तुएँ, उसको पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके लिपि तो मिले हैं, लेकिन हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। तो यह किस में आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में आपका वो काल आएँगे जिसमें कि मिला भी है और हम पढ़ भी लिए हैं। जैसे वेद हुआ, पुराण हुआ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ हो गए ये सभी।
ये सभी क्या हैं, ऐतिहासिक काल में आते हैं। आगे हम देखेंगे किनके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। देखते हैं हम सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता का मतलब कि यहाँ पर अच्छी खासी नालियाँ थी, यहाँ पर घर अच्छे थे जो पकी ईंटों के बने हुए थे, 2 महले भी थे घर यहाँ पर। हर घर के बगल में कुआँ भी मिला है। जो यहाँ की सड़कें हैं वो समकोण पर हैं, एकदम काटती हैं अच्छी तरीके से, और यहाँ के जो नगर हैं वो दुर्गीकृत हैं, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहा गया है। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि सबसे पहले किसे पता चला, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन। कब हुआ था? तो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नाम के एक इंजीनियर थे, उनको वहाँ पर पता चला कि हाँ, यहाँ पर कोई सभ्यता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि यहाँ पर सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया था, तो वो थे जेम्स कनिंघम। इस सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया था, तो वो थे जेम्स कनिंघम। सर्वेक्षण किया, इन्होंने पता किया कि हाँ, यहाँ पर कोई सभ्यताएं हैं या नहीं है। तो इन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पर कोई सभ्यताएं हैं। इसके बाद लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया। एएसआई जिसे बोलते हैं अभी। तो पुरातात्विक विभाग का स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। इसने कब किया था? 1904 में। और जेम्स कनिंघम ने 1853 में सर्वेक्षण किया था। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले ज्ञान किसे मिला ज्ञात? कि चार्ल्स मैसन को, कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। फिर सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने। कब? 1853 में। और लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। कब? 1904 में। इसलिए कि यहाँ पर अब खुदाई शुरू किया जाए। तो सबसे पहले जहाँ जिस स्थान पर खुदाई स्टार्ट हुई वह था हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो खुदाई था, आगे देखते हैं जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का, तो ये किनके संरक्षण में हुआ था? जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के द्वारा। किनको अपॉइंटमेंट किया था इन्होंने? दयाराम दयाराम साहनी को। तो इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई। किन्होंने? दयाराम साहनी ने। कब करवाई थी? तो 1921 में। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई 1921 में सबसे पहले जॉन मार्शल के द्वारा दयाराम साहनी ने करवाया था। यह हड़प्पा सभ्यता के बारे में और आगे हम जानेंगे। फिलहाल अभी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही जानते हैं। अब इसके आते हैं विस्तार के बारे में। यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए पीडीएफ में। चार्ल्स मैसन 1826 में इन्होंने सबसे पहले पता किया। जेम्स कनिंघम सर्वेक्षण किया। कब? 1853 में। लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। सर जॉन मार्शल ने सबसे पहले नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। उन्होंने क्यों नाम दिया? क्योंकि जितने भी स्थल मिले हैं वो सभी क्या है, सिंधु घाटी के आसपास मिले हैं। उनकी नदियां हैं यहाँ पर, यहीं पर मिले हैं। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैली है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह कितने किलोमीटर में फैली है? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में देखते हैं। भौगोलिक विस्तार का मतलब यह कितने क्षेत्रों में, कहाँ कहाँ, किस देशों में फैला है।
तो अगर हम देखें, पहले यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में बाँटें, तो सबसे उत्तरी भाग जो हम कहेंगे ये मांडा, मांडा स्थल है। यह कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। और अगर नीचे देखें सबसे दक्षिण सीमा, तो यह है दैमाबाद। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में। और अगर सबसे पूर्वी देखें, तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। यह कहाँ है? यूपी में, मेरठ में। और पश्चिम की बात करें, तो यह सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर, यह बलूचिस्तान में है। यह कहाँ है? बलूचिस्तान में। तो ये देखिए, जम्मू कश्मीर से लेके सूत का गेंडोर यानी बलूचिस्तान तक, महाराष्ट्र तक, और यूपी के आलमगीरपुर यानी कि मेरठ तक, इतने क्षेत्रों में यह फैला है। यह त्रिभुज के आकार का फैला है। इसी पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। ये देख लिए भौगोलिक विस्तार, ये मानचित्र के साथ है। ये रहा पाकिस्तान, और ये है इंडिया। तो यहाँ पर है सूत का गेंडोर, ओके। यहाँ पर है दैमाबाद, और इधर देखें यूपी में है तो आलमगीरपुर, और यहाँ पर है मांडा। इसमें दिया नहीं है, लेकिन यहाँ से देख लीजिए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, त्रिभुज के आकार का। और यह कितने क्षेत्रों में फैला है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर किलोमीटर स्क्वायर में। इसमें कुछ देख लीजिए प्रमुख स्थल। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। धोलावीरा गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो ये सब इम्पोर्टेंट स्थल हैं। ये देखिए, अगर पूछता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी सीमा या सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो यहाँ पर आएगा मांडा। ये देखिए, मांडा दिया है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, मांडा। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर पूर्वी पूछ दे, तो आलमगीरपुर, मेरठ यानी पूर्वी सीमा यह है। दाइमाबाद जो है यह महाराष्ट्र में है। यह दक्षिणतम सीमा है इसकी, सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ पर है सबसे पश्चिम में सूत का गेंडोर, जो कि पश्चिमी सीमा है। यह कहाँ है? बलूचिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की ये मुख्य सीमाएं हैं, ओके। भौगोलिक विस्तार देख लीजिए। ये देखिए, भारत पूरा है हमारा। तो यही पूरा क्षेत्र में फैला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी को हम कह रहे हैं त्रिभुज के आकार का। आगे चलिए देखते हैं। एक और बात ऊपर जो भूल गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। सिंधु सभ्यता का काल की बात करें, कालखंड की, तो इसका कालखंड जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की कहीं कहीं 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। तो यही दो हैं, देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे ऑप्शन के अनुसार सही टिक करिएगा। अब देखते हैं नगर योजना, सिंधु घाटी का नगर योजना। पहले तो यही है कि सब, यह नगरीय योजना थी, यह नगरीय स्थल थे। यहाँ पर गांव वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सड़कें, अच्छी नालियाँ, अच्छे घर मिले हैं, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं। अगर नगरीय सभ्यता की बात करें, इंडस वैली को रहने दीजिए, हाँ। तो यहाँ पर जो है दुर्गकृत स्थल पाए गए हैं। दुर्गकृत स्थल का मतलब कि ये सब घर हैं, मान लीजिए। और इन्हीं घरों को एक प्राचीर खूब बड़ियार दीवार, बड़ा दीवार यानी, इन्हीं को घेरे है ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। और यह दो दो भागों में बांटा गया है। एक
ऊपरी, दुर्गाकृत और एक निचला। मतलब कि अगर ऐसे एक गांव बसा है तो ठीक इसके ऊपर एक और गांव बसा रहता था। तो इन दोनों को एक ही, कहीं कहीं एक प्राचीर से, कहीं कहीं दो, इसको अलग, तो ऐसे घिरे हुए होते हैं। यहाँ पर इमारतें भी मिली हैं जो कि 2 महलें थीं। सड़कें अगर यहाँ की बात करें, यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियों की बात करें यहाँ पर, तो यह अंडरग्राउंड थी, यानी कि यह ढकी हुई थी। ओके। और कुछ फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं हम। अगर यह मकान है तो आजकल तो हम मुंह के सड़क पे और खोल देते हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर नहीं था, वो यहाँ से जाने के लिए रहता था ताकि वो सेफ्टी बना रहे। और यहाँ पर भवन निर्माण की देखें तो जो भवनें बनी हैं वो किस चीज से हैं? पक्की ईंटों से बनी हैं। यहाँ की जो भवनों का निर्माण हुआ है वह पक्की ईंटों से बना है। यहाँ पर अन्नागार, स्नानागार, श्रमिक आवास इत्यादि, ये सभी अच्छे अच्छे चीज जो होता है एक नगर में, वो सभी यहाँ पर पाए गए हैं। आगे देखते हैं। कृषि की बात करें अगर, हड़प्पा सभ्यता की या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि की बात करें, जैसे यहाँ पर 9 फसलें मिली हैं। 9 फसलों में जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, राई हो गया, ये सभी जो हैं फसलें यहाँ पर पाई जाती थी। खजूर भी यहाँ पर पाई गई हैं। चावल की खेती है जो, चावल की खेती, इसके साक्ष्य जो है रंगपुर से मिला है। रंगपुर में यानी कि भूसी मिली है। जो धान की भूसी होती है ना, वह यहाँ पर रंगपुर में मिला है। इसका मतलब यहाँ पर चावल होता था। कालीबंगा से, कालीबंगा से हल के साक्ष्य मिले हैं, खिलौने मिले हैं। इसका मतलब हल भी था, यानी कि वहाँ के लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो हल से खेती करते थे। सिंचाई व्यवस्था भी यहाँ पर थी। यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था भी, धौलावीरा में जल संग्रह, यानी कि जो जल को इकट्ठा करने का भी एक कुंड मिला है ताकि वहाँ पे सिंचाई हो सके। पशुपालन भी यहाँ पर होता था। भैंस, बकरी, गधे। सुर सुरकोदता में एक घोड़े का अस्थि पंजर मिला, लेकिन शायद वो है या नहीं, ये बाद में डिबेट है अभी। उसी तरह विनिमय प्रणाली भी यहाँ पर था। यहाँ पर पैसों का यानी कर का व्यवस्था, शायद था कर का व्यवस्था, लेकिन यहाँ पर पैसे की मतलब करेंसी नहीं थी। यहाँ पर क्या था? विनिमय पद्धति। यहाँ पर क्या था? विनिमय पद्धति। विनिमय पद्धति का मतलब कि एक सामान दीजिए और वहां से एक सामान लीजिए। अगर आपके पास चावल ज्यादा है, इनके पास गेहूं है, तो आप चावल दीजिए और गेहूं वापस ले लीजिए। तो ये आपके पास चावल गेहूं दोनों हो जाएगा, इनके पास भी चावल गेहूं दोनों हो जाएगा। इसीलिए इसको विनिमय पद्धति कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। धार्मिक प्रथाओं में देखेंगे तो यहाँ पर रूढ़िवादी भी धार्मिक प्रथाएं मिली हैं। कर्मकांड भी मिले हैं यहाँ पर। और मातृशक्ति भी, यहाँ पर पूजा पाठ की भी कुछ सामान मिली हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की प्रतिमा मिली है। जैसे मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव का मुहर मिला है। तो यह क्या दिखाता है कि शायद कोई था। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है और अगल बगल जानवर हैं और इसके नीचे 4 हिरण हैं। तो यह माना जाता है कि शायद यह कोई योग व्यक्ति होंगे, योग कर रहे होंगे, और इनके अगल बगल सब पशु पक्षियां हैं और आदमी इनका सम्मान करते होंगे। उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो अग्निकुंड भी मिला है। कालीबंगा से शायद प्राप्त है। कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिला है। यहाँ पर
ऊबड़ वाले बैल भी मिले हैं। ऊबड़ वाले बैल को यह बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। और मातृशक्ति यानी मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। तो शायद यहाँ पर कुछ जो भी है, यहाँ पर पूजा पाठ होता था। और अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लिंग पूजा भी होता था। जो शिवलिंग इस समय पूजे थे हम लोग, तो शायद उस समय भी कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर लिंग पूजा होता था। आगे चलिए देखते हैं। जो पशुपति शिव की बात कर रहे थे हम, यही है मुहर। ये देखिए जो योग की तरह बैठे हैं, इन्हीं को पशुपति शिव कहा गया है। किन्होंने कहा है? तो जॉन मार्शल ने पशुपति शिव नाम दिया है। ये देखिए हाथी है, टाइगर है, ये गेंडा है, ये भैंस है, और नीचे 4 हिरण है। जोड़ा गया है तो शायद 4 हिरण पता चला है। इसको यूनिकॉर्न बोला गया। ये बहुत ही मतलब यूनिक प्रजाति से माना गया है। इस समय शायद है या नहीं है, अभी पता नहीं चला कि ये कौन सा पशु है, लेकिन इसे यूनिकॉर्न बोला गया है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय का पशु है, जो कि हर एक मुहर पर इसे देखा जाता है। और यही है पशुपति शिव। आगे चलिए देखते हैं लिपि और मापतौल। लिपि की बात करें तो ये देखिए जो लिपि यहाँ पर है, तो इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, यह पढ़ी नहीं जा सकी है अब तक। जो बात था, यह 16 के गुरज में थे उस समय के। अभी तक हम नहीं देखते हैं 16 आना बोला जाता है, तो वो वहीं से आया है। यह 16 के गुरज में थे। 16, 64 ऐसे करके डाट डाट जो भी आता है वह था। और यह लिपि देख लीजिए, यह प्रतीकात्मक या फिर यह प्रतीक के रूप में लिपियां लिखी गई हैं। जैसे कोई प्रतीक दे दिया गया और उस पर लिख लिया गया। ये देखिए स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है यहाँ पर। ये देखिए कुछ कुछ है यहाँ पर 8 के आकार का कुछ है। तो ये सब क्या है? लिपियां हैं। ये लिखा हुआ है लेकिन अभी तक हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए। माप तौल की बात करें तो विनिमय पद्धति यहाँ पर चलती थी, जो ऊपर हम बताएं आप लोगों को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 64 है, 64 मूल चिन्ह मिले हैं। यहाँ की जो लिखावट थी वो ऐसे भी थी, दाएं से बाएं भी थी और बाएं से दाएं भी थी। आगे देखते हैं मुहर के बारे में। जो मुहर वहाँ पे मिली है, ये जो यूनिकॉर्न नहीं है, देखिए यूनिकॉर्न है, ये है, ये हाथी है, कहीं गेंडा है। तो ऐसे सब बनाया जाता था मुहर। ये मुहर जो है कैसे बनता था आपको हम बता दें। एक ऐसे गोल आकार की इस पे आकृति बना देते थे लोग, इसी पे आकृति, और इसको इस मिट्टी वाले पे ऐसे रोल कर दिया जाता था और इस पे वह छप जाता था आकृति। तो ऐसे ही यह मुहर बनते थे। यह उस समय के कुछ लेखा जोखा भी हो सकते हैं या फिर कुछ प्रतीक भी हो सकते हैं। तो ये सब मुहर वहाँ पे मिले हैं। दरअसल मुहरें जो थी यहाँ पर, यह सेल खड़ी की भी मिली हैं। कालीबंगा से बेलनाकार मुहरें मिली हैं। कालीबंगा जो है वहां से बेलनाकार मुहरें मिली हैं। लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी मिला है। आगे देखते हैं हम। देखते हैं प्रतिमाएं। प्रतिमाएं ये देखिए दाढ़ी वाला आदमी मिला है। ये इम्पोर्टेंट है। कांस की मूर्ति, कांस की नर्तकी, यह मिला है मोहनजोदड़ो से। कांस की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ये मातृ देवी है, यह हड़प्पा से। यह सब फिगरिन्स बोले जाते हैं या फिर टेराकोटा। यह हाथों से बनाए जाते हैं। यह खिलौने के माफिक इसे हम समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा स्थान वहाँ पे जो सबसे पहले यहीं पे खुदाई हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने करवाया था कब? 1921 ईस्वी में। किसके संरक्षण में? तो जॉन मार्शल के संरक्षण में या फिर नेतृत्व में। जॉन मार्शल।
तो कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा की खुदाई कब हुआ था? 1921 में। किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है फिलहाल। फिलहाल कहाँ है? पाकिस्तान में। यह कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। कहाँ? पाकिस्तान के माउंट गोमरी नामक जिले में। माउंट गोमरी नामक जिले में, जिसे साहिवाल जिला भी बोला जाता है, या फिर उसका नाम बदल गया है। तो यहाँ से देखिए मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, अन्नागार मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह जो है यहीं से मिला है। जो हिंदू धर्म में ये देखते होंगे आप, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग होता है, वो ये बहुत ही पुराना है। मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहीं से। यहाँ से शंख का बैल मिला है। यहाँ से कब्रिस्तान भी मिले हैं, यानी कि कई चीजें यहाँ से मिली हैं। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो जो है इनकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने किया था। कब? 1922 में या 21 में भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसी के ये खुदाई एक दिन का काम नहीं है, 2 साल 3 साल तक चलता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता थी वो 3-4 साल वहाँ पर खुदाई हुआ था, तो यह शुरुआत का डेट है। 1922 में यहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुआ था। किसने करवाया था? राखलदास बनर्जी ने। यहाँ पर क्या क्या मिला है? तो पुरोहित आवास मिला है, घरों में कुआं मिला है, पशुपति शिव की जो मुहर है वो मिली है, अन्नागार मिला है, कांस की नर्तकी मिली है। पशुपति शिव जो है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो 4-5 जानवर मिले हैं, इनको जान लीजिए। पहला था, पहले जो नीचे 4 मिले हैं वह थे हिरण। उसके बाद हाथी। उसके बाद गैंडा, या फिर कह सकते हैं एक सींग वाला गैंडा। फिर बाघ, और फिर भैंस। 4 और एक 5। तो अगर पूछा जाए कि पशुपति शिव की मुहर पर कितने जानवर थे, तो 5। और कितने के चित्र हैं, तो 5। ये देखिए, यहाँ पर हाथी है, यहाँ पे बाघ है, यहाँ पर एक गेंडे वाला सिंह है, एक गेंडे वाला है, गेंडा बोलते हैं जैसे एक सिंग वाला गेंडा, और ये भैंस। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे यहाँ पे 4 हिरण है। आगे देखते हैं। ये पुरोहित इन्हें बोला गया है, पुरोहित का आवास, इनको पुरोहित भी बोला गया है। कांस की नर्तकी, यह कांसे की है, इसे कांस युगीन भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीन और कांस बनाना जानते थे। तो हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला। आगे देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो है यह पाकिस्तान में है। इनकी खुदाई, चनहुदड़ो की खुदाई 1931 में गोपाल मजूमदार ने करवाया था। यहाँ पर मेकअप के सामान मिले हैं। दुर्ग रहित यह है, यानी कि यहाँ इस स्थान पर दुर्ग नहीं बनाए हैं, ऐसे प्राचीर नहीं बने हैं। मेकअप का सामान मिला है तो जाहिर सी बात है शीशा भी मिलेगा। और यह दुर्ग रहित है। लिपस्टिक भी मिला है और नेल पॉलिश भी मिला है। मन का बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी मिला है। किसी एक मनके पर या फिर किसी बर्तन पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का भी चित्र अंकित है इस पे। आगे देखते हैं रोपण। इसको यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में यहाँ पर खुदाई स्टार्ट करवाई थी। यह सतलज नदी के किनारे है। कहाँ पर? पंजाब में, यानी कि यह इंडिया में है। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी कि यहाँ पर पालतू पशु या फिर कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और शंख की कुछ चूड़ियां उड़ियां भी मिली हैं। आगे देखते हैं बनावली। बनावली जो है यह 1974 में यहाँ पर खुदाई स्टार्ट हुई थी।
जो रविंद्र सिंह ने करवाया था। यह कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ पर जौ की किस्में भी मिली है, यहाँ पर मिट्टी के हल के खिलौने भी मिले हैं और मनके उनके भी यहाँ पर मिले हैं। ये देखते हैं कालीबंगा, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कालीबंगा की खुदाई 1951 में अमलानंद अमलानंद ने करवाया है। यह कहाँ पर है कालीबंगा? तो यह है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है। मिट्टी की चूड़ियां यहाँ पर मिली है, इसीलिए इसे कालीबंगा कहा जाता है। जुता हुआ खेत कालीबंगा में ही मिला है। हवन कुंड कालीबंगा ही में मिला है। यह राजस्थान में है और यहाँ पे चूड़ियां मिली है, इसलिए काली चूड़ियां मिली, इसीलिए कालीबंगा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, जुता हुआ खेत, हवन कुंड। आगे चलिए देखते हैं धौलावीरा। अभी तक ये सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, लेकिन भारत के सबसे बड़ा स्थल अब हो गया है राखी गढ़ी। उससे पहले यही था। इसकी जो खुदाई थी वो रविंद्र सिंह ने करवाई थी। धौलावीरा जो है यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। आगे चलिए देखते हैं। लोथल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। लोथल जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। यहाँ यह भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पर बंदरगाह और गोदीवाड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। बंदरगाह का मतलब जहाँ जहाज आते हों, और गोदीवाड़ा मतलब जहाजों का जहाँ मरम्मत होता है उसे गोदीवाड़ा कहते हैं, या फिर जहाँ जहाज बनते हों उन्हें गोदीवाड़ा कहा जाता है। तो यहाँ पर जहाज आते थे, तो यह लोग सीधी सी बात है कि यहाँ पर विदेशी भी आए होंगे, तो यहाँ से विदेशी मुहर भी मिली है। विदेशी मुहरें भी यहाँ पर मिली हैं, जो फारस की खाड़ी से प्रतीत होती हैं। आगे चलिए देखते हैं। सिंधु घाटी से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अगर पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी में, तो वह है राखी गढ़ी। जूते हुए खेत कहाँ मिला है? तो कालीबंगा से मिले हैं। सबसे बड़ा स्थल जो है, स्थल में सबसे बड़ा जो भवन में, वो है अन्नागार। यह सबसे बड़ा भवन कह सकते हैं इसे। वो कौन सा है? अन्नागार। उसके बाद स्नानागार। यह कहाँ से मिला है? मोहन जोदड़ो से। यहाँ का समाज तो जो था वो मात्र सत्तात्मक था, यानी कि यहाँ पर मम्मी लोगों का ज्यादा वर्चस्व था। यहाँ पर मछली भी पकड़े जाते थे, शिकार भी किए जाते थे, आदि ये सभी कामें जो यहाँ पर होता था। आगे जो क्लास रहेगी वैदिक सभ्यता से रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।